हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरपीसी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर जनरल साइंस से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2011 से 2024 तक जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुए थे जनरल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास में, फर्स्ट ग्रेड 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि केमिकली द रस्ट, जो रासायनिक रूप से जो जंग होता है वो क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि रस्ट या जो अपने पास में जंग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.X2O। तो इस फेरिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं अपने पास में, रस्ट या जंग बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आयरन ऑक्साइड को क्या कहते हैं, जंग कहा जाता है। ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई कौन सी होती है। तो ओजोन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए अपन यूनिट के रूप में काम लेते हैं डेवसन। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेवसन। कैलोरी और जूल किसकी होती है अपने पास में, ये अपने पास में ऊर्जा और कार्य की होती है। ऊर्जा कार्य की जो अपने पास में यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल या कैलोरी होती है। और जो हर्ट्ज होती है ये किसकी होती है आपके पास में, या आवर्ती की होती है, फ्रिक्वेंसी की, आवर्ती या फ्रिक्वेंसी इसकी होती है। 2 या 2 से अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक जो समान परमाणु मिलकर बनाता है वो उसको क्या बोलते हैं अपने पास में, अणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सोल्ट क्या होता है अपने पास में, धनायन, अपने पास में धनायन और जो ऋणायन मिलकर बनाते हैं उसको सोल्ट बोलते हैं। और कंपाउंड क्या होता है अपने पास में, 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो आपस में मिलकर पदार्थ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड या यौगिक। और एलिमेंट्स क्या होते हैं अपने पास में, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस प्रकार के अपने पास में जो शुद्ध तत्व, शुद्ध परमाणु होता है उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट या तत्व कहा जाता है। सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, समर्थ का जो जीवन का सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फर्स्ट ग्रेड 2013 का क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट ग्रेड 2013 का क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है कि सीएन जो राव है उनसे रिलेटेड, ये किससे रिलेटेड है। तो सीएन जो राव है वो अपने पास में केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। ये एक प्रकार, ये क्या है, रसायन ये है। और इनको 2014 के अंदर जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत का जो सर्वोच्च अपने पास में भारत रत्न पुरस्कार है वो इनको दिया गया। सीएन जो राव है इन्होंने किसके ऊपर वर्क किया था, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था एंड जो अपने पास में केमिकल, जो केमिस्ट्री के जो मटेरियल्स है, जो पदार्थ है उनके ऊपर इन्होंने काम किया था। और इससे रिलेटेड इनको 2014 के अंदर जो है वो भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न इनको प्रदान किया गया 2014 के अंदर। तो सीएन जो राव है अपने पास में किससे रिलेटेड है, एक केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जब अपने पास में आयरन की जो नेल होती है उसको अपन डीप करते हैं कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन के अंदर 20 मिनट के लिए, तो क्या होता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डिजोल्व किया जाता है तो क्या होता है। तो अपन जानते हैं कि जो आयरन है, आयरन को जब डिजोल्व करेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो आयरन जो है वो क्या कर देगी आपके पास में, कॉपर धातु को प्रतिस्थापित कर देगी और अपने पास में बना देगी आयरन सल्फेट। इस प्रकार आयरन सल्फेट बनने की वजह से इसका जो अपने पास में नीला रंग होता है, जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, वो समाप्त हो जाता है। और फेरस सल्फेट का जो भूरा रंग होता है, ब्राउन कलर होता है, वो क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग समाप्त होता है, फीका पड़ने लगता है, और फेरस सल्फेट का भूरा रंग जो है वो प्राप्त होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि जो आयरन होता है इसकी जो अपने पास में क्रियाशीलता होती है वो कॉपर की तुलना में अधिक होती है, इसलिए कॉपर धातु को इसके विलयन में से प्रतिस्थापित कर देता है। और ये कौन सी रिएक्शन है आपके पास में, ये रिएक्शन है आपके पास में विस्थापन या प्रतिस्थापन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन रिएक्शन कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किसके अपने पास में बराबर होता है। तो अपने पास में न्यूटन का जो तृतीय नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि अपने पास में क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया मतलब है
कि अपने पास में जो लगने वाला जिस जिस बल से पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर खींचती है, उसी बल से सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। बल समान होता है, लेकिन बल की जो दिशा है वो अलग-अलग होती है। तो अपने पास में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है, वो किसके बराबर होगा? वह उस बल के बराबर होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। दोनों बल बराबर होंगे, केवल दोनों की दिशा क्या रहती है, एक दूसरे के विपरीत रहती है। वह बल ये जो लगने इनके मध्य जो लगने वाला बल होता है, वो उनके दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसके अनुसार बदलता है, क्योंकि उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल बराबर क्या होता है अपने पास में, G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो लगने वाला बल होता है वो दो कणों के बीच की जो दूरी होती है या दो वस्तुओं के जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी बदलती है तो बल भी बदलता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे अपने पास में, गलत हो जाएंगे, क्योंकि लगने वाला जो बल है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है, समान रहता है। तो थर्ड और फोर्थ सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मानव बीमारी वंशागत द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, कौन सी वुमन डिजीज है जो हेरिडिटी के द्वारा कंट्रोल नहीं होती है? तो इसके अंदर कोई भी जो है अपने पास में इस प्रकार की बीमारी नहीं है जो मानव बीमारी नहीं है, जो वंशागत के द्वारा नियंत्रित हो रही है। सभी के सभी जो है वो अपने पास में हेरिडिटी बीमारियां नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। ल्यूकेमिया अपने पास में गोनेरिया क्या होती है, गोनेरिया और लेप्री जो होती है, गोनेरिया और जो लेप्री होती है, ये बीमारियां किस वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, जीवाणु के द्वारा होती है। जीवाणु के संक्रमण से ये होती है अपने पास में, तो ये जेनेटिक बीमारी नहीं है। इसके अलावा बात की जाए अपने पास में ल्यूकेमिया, तो ल्यूकेमिया जो होते हैं ये एक प्रकार का अपने पास में ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, लेकिन ये भी जो है अपने पास में वंशागत नहीं होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो है वो ट्रांसलेट नहीं होता है। इसके अलावा अपने पास में ल्यूकोकोरिया जो होता है, ये क्या होता है अपने पास में, ये जो फीमेल के अंदर व्हाइट डिस्चार्ज होता है उसको बोला जाता है, व्हाइट डिस्चार्ज को ल्यूकोरिया इसको कहा जाता है। और ये भी एक प्रकार, ये किसकी वजह से होता है, ये संक्रमण या हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। ये भी वंशागत नहीं होता है, यह संक्रमण या हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। हार्मोनल जो चेंज होता है उसकी वजह से होता है। तो इसमें से कोई सा भी जो है वो रोग नहीं है जो वंशागत होता है। वंशागत का तो मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसलेट हो जाना। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज हैव डे टेम्परेचर बिटवीन 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड और एनुअल रेनफॉल फॉल बिलो 120 सेंटीमीटर। जहाँ पे अपने पास में अधिक जैव विविधता समृद्ध जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर अपने पास में जो वर्षा होती है वो क्या होती है आपके पास में 150 से लगभग 200 तक बीच में होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, ना कि 120 से कम होती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और जो जैव विविधता युक्त अपने पास में क्षेत्र होता है उनका जो दिन का टेम्परेचर होता है वो लगभग 18 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में होता है। ये कैसा होता है इनका, ये अपने पास में नम एंड गर्म रहता है। दिन का जो टेम्परेचर होता है वो नम एंड गर्म रहता है। और यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होती है वो 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जैव विविधता जो होती है, बायोडाइवर्सिटी कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। समुद्री तल से अपन ऊंचाई बढ़ेंगे तो समुद्री तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में कमी आती है, जिसकी वजह से परिस्थितियां जो होती है अपने पास में वो थोड़ी सी कठिन होती जाती है। तो वहां पे जैव विविधता जो होती है वो कम पाई जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, सेकेंड एंड थर्ड? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए अपने पास में, थर्मल पावर जो प्लांट यूजिंग कोल एज ए सोर्स ऑफ हीट, एक ताप विद्युत ग्रह है जिसमें कोयला उष्मा के स्रोत हेतु उपयोग में लाया जाता है। और वह उस विद्युत ग्रह जिसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उत्सर्जन करता है। बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक जो गैस होती है
प्राकृतिक गैस का यदि अपन उपयोग करते हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम उत्सर्जित होती है, जबकि ताप विद्युत गृह के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, अधिक उत्सर्जित होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ताप विद्युत गृह जिसमें काले कोयले के स्थान पर भूरे कोयले का उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। वैसे देखो क्या होता है, अपने पास में भूरा कोयला होता है, इस भूरे कोयले की जो क्वालिटी होती है वो लो क्वालिटी का होता है। ये कैसा होता है, लो क्वालिटी का होता है। इस वजह से इसके अंदर कार्बन की जो मात्रा होती है, कार्बन जो अमाउंट होती है वो उसमें क्या होती है, कम होती है। कार्बन की अमाउंट इसमें कम होती है। और इसको जब अपन क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं, किसके स्थान पर उपयोग में लेंगे, काले कोयले के स्थान पर उपयोग में लेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम उत्सर्जित होगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एक ताप विद्युत गृह जिसमें कोयले का उपयोग किया जाता है, उसकी ऊष्मा रूपांतर जो दक्षता होती है वो 75% नहीं होती है, लगभग अपने पास में 35 या 33% से 45% तक की होती है। कोई अपने पास में जो थर्मल अपने पास में जो ताप विद्युत गृह होता है उनके अंदर जो कोयले का उपयोग किया जाता है, तो उसकी जो हीट एफिशिएंसी होती है, हीट ट्रांसलेट करने की जो क्षमता होती है वो लगभग 33% से 45% तक की होती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फर्स्ट ग्रेड 2015 का क्वेश्चन दिया हुआ है, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो विद्युत तारों को आपस में जोड़ने के लिए या उनकी वेल्डिंग करने के लिए कौन सी मिश्र धातु का यूज करता है, तो करते हैं उस मिश्र धातु का जो नाम होता है वो होता है सोल्डर। सोल्डर मिश्र धातु बोला जाता है इसको, सोल्डर मिश्र धातु। और सोल्डर जो मिश्र धातु होती है ये किसका मिश्रण होती है, ये मुख्यतः अपने पास में मिश्रण होती है। आपके पास में जो सोल्डर होती है ये आपके टिन एंड जो पीबी होता है उनका मिश्रण होती है। इसमें टिन होता है लगभग अपने पास में 60% और लेड जो होता है ये होता है 40%। इसलिए इसको जो सोल्डर मिश्र धातु होती है इसको 60-40 भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसके अंदर क्या होता है, लेड और टिन होता है। लेकिन लेड आप जानते हैं कि लेड क्या होता है अपने पास में, ये आपके पास में जो पीबी होता है ये कैसा होता है, विषैला होता है। ये कैसा होता है अपने पास में, विषैला होता है, हानिकारक होता है, टॉक्सिक होता है। इस वजह से पीबी को कम करने के लिए पीबी के स्थान पर जो है वो आजकल अन्य जो अपने पास में मिश्र धातु है, जैसे कि इसके स्थान पर यूज करते हैं अपन कॉपर का, या उसके अंदर मिलाया जाता है जैसे कि सिल्वर बिस्मिथ का यूज किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर सीसा अपने पास लेड और टिन भी आता है और ये अपने पास में कॉपर भी इसमें मिलाया जाता है। इस वजह से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो वैसे यदि पूछा जाए तो सोल्डर मिश्र धातु क्या होती है, टिन और लेड का मिश्रण होती है। लेकिन वर्तमान में लेड के स्थान पर कुछ अन्य मिश्र धातुएं भी जो है इसके अंदर मिश्रित की जाती है। साबुन के उत्पादन में से उत्पाद क्या होता है, तो साबुन का उत्पादन क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको साबुनीकरण कहते हैं। तो वसा या जो तेल अपने पास में होता है, वसा या जो तेल होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, उनको जब अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे सार के साथ में क्या करते हैं, उनको रिएक्ट करवाते हैं, तो ये अपने पास में बनाता है, एक तो बनाता है सोडियम के अपने पास में कार्बोक्सिलेट आयंस बनाता है और साथ में बनाता है ग्लिसरॉल। तो इस प्रकार जो साबुन बनाने की प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं साबुन। तो साबुन बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं साबुनीकरण। और साबुन के साथ साथ अपने पास में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जीन अभियांत्रिकी किससे रिलेटेड होती है, तो जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होती है ये अपने पास में आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं डीएनए और आरएनए उनसे रिलेटेड होती है। आनुवांशिक जो पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थों से रिलेटेड होती है। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन होता है अपने पास में, डीएनए एंड आरएनए से रिलेटेड होती है। इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। वैसे इसको न्यूक्लिक अम्ल के परिवर्तन से अपन मान सकते हैं, लेकिन न्यूक्लिक जो अम्ल है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए आरएनए होता है वो अपने पास में न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जो अपने पास में जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है वो जो जेनेटिक पदार्थ होते हैं डीएनए और आरएनए उनसे संबंधित होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया।
एक मोर जो है वो मांस खाता है, जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण कर रहा है। तो मोर क्या है अपने पास में? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले अपने पास में क्या है, यहाँ पे प्लांट है, पादप है। अब पादप को कौन खा रहा है? पादप के ऊपर कौन पनप रहा है? कीट पनप रहे हैं। फिर कीट को कौन खा रहा है अपने पास में? कीट को खा रहा है अपने पास में सांप। और फिर सांप को कौन खा रहा है? सांप को खा रहा है मोर खा रहा है। इसका मतलब अपने पास में यह जो पादप है, पादप अपने पास में किस प्रकार के हैं? यहाँ पे पादप क्या काम कर रहे हैं? पादप है अपने पास में यहाँ पे, ये है उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, ये उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादक है। फिर जो कीट है वो पादपों को खाने वाला है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ये क्या हो गया अपने पास में? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। फिर कौन है? फिर कीट के बाद में कीट को कौन खा रहा है अपने पास में? सांप खा रहा है, तो ये अपने पास में हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए ये द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता को फिर कौन खा रहा है? मोर खा रहे हैं, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? तृतीयक उपभोक्ता, या इनको बोला जाता है सर्वोच्च उपभोक्ता। तृतीयक या इनको क्या बोलते हैं? टॉप कंज्यूमर इनको कहा जाता है, सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे अपने पास में जो मोर है, मोर जो पिकॉक पूछा, पिकॉक कहाँ उपस्थित होगा? तो पिकॉक सबसे ऊपर, खाद्य जो श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन रहेगा? पिकॉक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गए अपने पास में? प्राथमिक उपभोक्ता कीट हो गए। और द अपेक्स ऑफ द फूड पिरामिड, जो फूड पिरामिड होगा उसके सबसे ऊपर ऊपर कौन होगा आपके पास में? मोर होगा। मोर के बाद फिर सांप, फिर कीट, फिर पादप। प्रकाश का वेग अधिकतम किसका मतलब में होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग किस पर डिपेंड करता है? प्रकाश का वेग डिपेंड करता है माध्यम के घनत्व पर डिपेंड करता है। ये किस पर निर्भर करता है? माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जिसका अपने पास में घनत्व ज्यादा होगा, घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व ज्यादा होगा तो प्रकाश का वेग क्या होगा? कम होगा। और अगर घनत्व अपने पास में कम है तो प्रकाश का वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। तो निर्वात का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो सबसे कम होती है। इस वजह से अपने पास में प्रकाश का जो वेग होता है वो अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है। डीडीटी के व्यापारिक उत्पादन में कच्चे माल उपयोग किए जाते हैं। तो डीडीटी का जो निर्माण अपन करते हैं, डीडीटी, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन। तो डीडीटी किससे मिलकर बना होता है अपने पास में? डीडीटी को बनाता है अपने पास में क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और जो क्लोरल होता है CCl3 CHO, इनका आपस में करवाते हैं अपन, संघनन करवाते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो अपने को क्या प्राप्त होता है? डीडीटी प्राप्त होता है। तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरल का क्या करवाते हैं? संघनन करवाते हैं, तो उससे डीडीटी प्राप्त होता है। बीटी पादप में बीटी का मतलब क्या होता है? तो बीटी पादप में बीटी का मतलब होता है बैसिलस थूरियोजियस होता है। और ये एक प्रकार का क्या होता है अपने पास में? बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है अपने पास में? एक प्रकार का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, जो किस में पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है। ये मिट्टी में पाया जाने वाला क्या होता है अपने पास में? प्राकृतिक बैक्टीरिया होता है, नेचुरल बैक्टीरिया होता है, जो मिट्टी में पाया जाता है। और ये अपने पास में ये बैक्टीरिया आपके पास में क्या करता है? एक विशेष प्रकार के प्रोटीन रिलीज करता है, क्राई प्रोटीन रिलीज करता है, क्राई प्रोटीन बनाता है। और ये क्राई प्रोटीन क्या करती है अपने पास में? ये जो अपने पास में कुछ सूक्ष्म जो जीव होता है उनको क्या करती है? समाप्त करने का काम करती है। तो ये कीट अपने पास में कीट भक्षी होती है। ये क्या करती है? जो विषैले कीट होता है उनका क्या करती है? भक्षण करती है, या उनको उनके लिए विषैली होती है। कीटों का क्या करती है? कीटों का नाश करती है। तो फसलों को कीटों से बचाने के लिए उनके अंदर क्या मिलाया जाता है? अपने पास में जीवाणु, ये बीटी मिलाया जाता है। बीटी जैसे कि अपने पास में अपन लिखता है बीटी, बीटी कपास। बीटी कपास का मतलब क्या हो गया? उस कपास का जो अपने पास में है उसके अंदर बीटी बैक्टीरिया मिलाया जाता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है? कपास में उपस्थित जो कीटनाशक होते हैं, कीट पदार्थ वगैरह होते हैं, कि उनको क्या कर देता है? समाप्त कर देता है और फसल को सुरक्षित बनाए रखता है।
फर्स्ट ग्रेड 2018 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास में, किस तत्व की परमाणुकता एक होती है? तो जो नोबल अपने पास में गैसेज होती है, या अपन कह सकते हैं जो अक्रिय गैसें होती है, अक्रिय गैसें या जो नोबल गैसें होती है, नोबल गैसेज या जो 18वें वर्ग के अपने पास में तत्व होता है, 18वें वर्ग के तत्व, उन सब की परमाणुकता कितनी होती है? एक होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। केमिकल रिएक्शन दी हुई है, प्रकार बताना किस प्रकार की रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यदि यहाँ पे देखा जाए अपने पास में, तो सबसे पहले तो बेरियम किसको रिप्लेस कर रहा है? सोडियम को रिप्लेस कर रहा है। उसी प्रकार अपने पास में जो सल्फेट है वो किसको रिप्लेस कर रहा है? सल्फेट रिप्लेस कर रहा है क्लोराइड को। तो यहाँ पे दो का रिप्लेसमेंट हो रहा है, दो अपने पास में ग्रुप का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर होगा। एक विस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक ही अपने पास में ग्रुप जो होता है वो विस्थापित होता है, और द्विव विस्थापन का मतलब होता है दो ग्रुप विस्थापित होते हैं। अपचयन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर अपने पास में हाइड्रोजन जुड़ता है। और संयोजन का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक जो अपने पास में अभिकारक होता है वो जुड़कर एक अभिकारक बनाते हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन। और अपघटन में क्या होता है? जो दो या दो से अधिक अपने पास में एक जो पदार्थ होता है वो अपघटित होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। संवेग का मात्र क्या होता है? तो संवेग क्या होता है अपने पास में? P संवेग बराबर होता है m इंटू v, मास इंटू वेग होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। और द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र कहां से प्राप्त करती है? तो अपने पास में टोटल गुणसूत्र अपने पास में कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल। मनुष्य के अंदर टोटल कितने गुणसूत्र होता है? 46 गुणसूत्र होते हैं, जो अपने पास में 23 के जोड़े में पाए जाते हैं, 23 युग्म के रूप में पाए जाते हैं। और ये जो 23 होते हैं इनमें से अपने पास में 22 जो गुणसूत्र होता है, 22 जो युग्म होते हैं वो तो किस प्रकार के होते हैं? अपने पास में एक समान होते हैं, जबकि एक अपने पास में जो होता है गुणसूत्र उसको अपन बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र, इस गुणसूत्र के द्वारा लिंग निर्धारित किया जाता है कि मेल है या फीमेल है। और ये लिंग गुणसूत्र जो होता है ये अपने पास में जो मेल होता है, मेल के अंदर पाए जाते हैं एक्स वाई के रूप में, और जो फीमेल होता है उसके में पाए जाते हैं अपने पास में एक्स एक्स के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर एक्स एक्स आ रहा है, तो एक्स अपने पास में कहां से आता है? ये एक्स अपने पास में एक्स आता है माता से, और वाई जो गुणसूत्र आता है वो आता है पिता से। तो कोई बालिका है, बालिका ये चाहे गर्ल्स है चाहे अपने पास में गर्ल्स है या बॉय है, उनके अंदर जो एक्स गुणसूत्र आता है वो कहां से आता है? माता से आता है। और वाई कहां से आता है? पिता से आता है। तो यहाँ पे अपने पास में एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है तो अपने माता और पिता दोनों से प्राप्त करेगी। जो अपने पास में फीमेल है तो फीमेल के अंदर अपने पास में एक्स गुणसूत्र प्राप्त हो रहे हैं दो, इसलिए अपने पास में माता से भी प्राप्त होगा और पिता से भी क्या प्राप्त होगा? एक्स गुणसूत्र प्राप्त होगा। जबकि मेल के अंदर एक्स गुणसूत्र माता से प्राप्त होता है और वाई गुणसूत्र कहां से प्राप्त होता है? पिता से प्राप्त होता है। कोलिफॉर्म जीवाणु जो है वो कौन मानव के कौन से अंग में पाया जाता है? तो कोलिफॉर्म जीवाणु जैसे कि ई कोलाई, तो ई कोलाई जो जीवाणु होता है वो मनुष्य के आंत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। फर्स्ट ग्रेड 2018 का क्वेश्चन लिखा हुआ है 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो अपन 52 ग्राम मोलो दे रखा है, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? दी गई पदार्थ की मात्रा बटा उसका मोलर द्रव्यमान। तो दी गई पदार्थ की मात्रा कितनी है? 52 है। और हीलियम का मोलर मास कितना होगा? हीलियम का मोलर मास, आणविक द्रव्यमान कितना होता है? मोलर मास, परमाणु मास कितना हो जाएगा अपने पास में? हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। तो लगभग अपने पास में परमाणु क्रमांक का क्या होता है? दुगुना होता है। तो कितना होगा? 4, तो बटा 4। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में? 13। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो क्या होता है, जब अपने एक निश्चित द्रव्यमान का कोई पिंड है वो ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरा, स्वतंत्र रूप से गिरा, इसका मतलब वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी जो है वो कार्य नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो स्थितिज एनर्जी होती है, वो क्या होती है, एम इंटू जी इंटू एच होता है। तो अपने पास में ये जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ऊपर से कहा ना नीचे की ओर आ रहे हैं, तो हाइट क्या होती है, हाइट कम होती है। जब हाइट कम होगी, ऊंचाई कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो स्वतंत्र रूप से कोई जो है वस्तु है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो वेग क्या हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। वेग बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेग स्क्वायर के। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। और अपने पास में काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बढ़ती है जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है स्वतंत्र रूप से, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए वस्तुओं में किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी, तो अपन निकाल के देख लेते हैं। फर्स्ट की अपन गतिज ऊर्जा निकाल के देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या है अपने पास में, 1/2 mv² है। तो अपने पास में फर्स्ट के अंदर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, एम ही दिया हुआ है, तो एम का एम ही रखते हैं। इंटू चाल कितनी दी हुई, वी दी है, तो वी का वी रखता है, तो वी स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 1/2 mv² हुआ। सेकेंड का यदि अपन निकालते हैं, सेकेंड का, तो सेकेंड का अपने पास में कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m कितना दिया हुआ, 3m दिया हुआ है, इंटू वी कितना दिया हुआ, 2v दिया हुआ है, तो 2v का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 3m इंटू 4v²। तो 2 से ये 2 के अपने पास में 2 तो कितना हो गया, 6mv²। तो सेकेंड का कितना आया, 6mv²। इसी का अपन थर्ड का निकालते हैं। तो 1/2 इंटू 2m, v कितना है, 3v का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2m इंटू 9v²। तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 9mv²। इसका कितना हुआ, 0.5mv²। ये हुआ 6, ये हुआ 9। 4 का निकाल के देखते हैं। तो 1/2 इंटू एम इंटू, देखो यहाँ पे v कितना है, 4v है, तो 4v का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू 16v²। 2 का भाग 16 के अंदर कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 8mv²। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा अपने पास में, सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे 9mv², जो कौन से का आ रहा है, थर्ड का आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी आर श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर पर स्थानांतरित होती है, तो कितनी परसेंट स्थानांतरित होती है, 10% स्थानांतरित होती है। इसको 10% नियम भी कहते हैं। बाकी जो 90% अपने पास में ऊर्जा होती है वो अन्य कार्य के अंदर क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है, या अन्य जब स्थानांतरण होता है तो उसके दौरान नष्ट हो जाती है। विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है उनके दौरान नष्ट हो जाती है। ओनली एक लेवल से दूसरे लेवल, ये एक लेवल से जब अपन दूसरे लेवल की तरफ जाते हैं तो केवल 10% जो अपने पास में मात्रा होती है वही उसमें स्थानांतरित होती है। बाकी जो एनर्जी है 90% वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसको 10% नियम भी कहते हैं। और ये नियम किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया रेमंड लिंडेमैन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, लिंडेमैन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो 10% ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। कितने की युग्म होती है, ये 23 युग्म के रूप में पाई जाती है। यदि आपको पूछे तो युग्म कितना होता है, तो 23 युग्म होते हैं। और 23 में से अपने पास में जो 22 युग्म होते हैं वो एक समान होते हैं, एक समान होते हैं 22 युग्म, जिनको क्या बोलते हैं अपने पास में, ऑटोसोम्स बोलते हैं। इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। और एक युग्म कौन सा होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र जो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है, ये अपने पास में मेल में होता है
XY और फीमेल में होता है अपने पास में XX। फर्स्ट ग्रेड 2018 का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो मुख्य रूप से कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। अपरूप का मतलब होता है एक ही तत्व होता है लेकिन उसका अलग अलग रूपों में पाया जाना अपरूप कहलाता है। तो कार्बन के मुख्य रूप से 3 अपरूप होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरीन होता है, लेकिन बेंजीन इसका अपरूप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अब हीरे के अंदर संकरण पूछा जाता है, sp3 संकरण होता है, इसकी संरचना भी पूछी जाती है, चतुष्फलकीय इसकी संरचना होती है, सबसे कठोरतम ये पदार्थ है। हीरा जो होता है वो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट का अपने पास में संकरण होता है sp2। इसकी संरचना कैसे होती है, परतदार होती है, परतदार संरचना होती है। और ये कैसा होता है अपने पास में, मुलायम होता है। और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। एकमात्र अपने पास में सहसंयोजक पदार्थ जो कैसा होता है, सुचालक होता है। फुलरीन कैसी होती है, इसका संकरण भी sp2 होता है। और इसकी जो संरचना होती है वो कैसे होती है, बकमुनिस्ट फुलरीन, मतलब कि फुटबॉल के समान इसकी संरचना होती है, फुटबॉल के समान। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फाइड के भार का अनुपात कितना है, तो मैग्नीशियम सल्फाइड Mgs। तो मैग्नीशियम का जो अपने पास में परमाणुविक भार होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसका परमाणु जो भार होता है वो होता है अपने पास में 24। इसी प्रकार सल्फाइड की बात की जाए तो सल्फर का होता है अपने पास में 16 इसका होता है परमाणु क्रमांक, और इसका अपने पास में 32 होता है इसका मास होता है। तो मास कितना हो गया मैग्नीशियम का 24, सल्फाइड का कितना हो गया 32। अपन डिवाइड करेंगे, 8 से भाग देंगे तो अपने पास में 8 का यहाँ पे कितने बार होगा, 3 बार, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बार। तो 3:4 ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 100 वॉट का एक बल्ब है, विद्युत बल्ब है, जो 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है। तो बल्ब द्वारा एक दिन में व्यय की गई ऊर्जा क्या होगी। तो अपने पास में ऊर्जा बराबर फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, विद्युत ऊर्जा बराबर फॉर्मूला, विद्युत ऊर्जा या विद्युत जो खर्च होता है विद्युत ऊर्जा, E बराबर अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा अपने पास में पावर, पावर का मतलब क्या हो गया अपने पास में शक्ति, शक्ति इनटू समय। शक्ति किस में लेनी है अपने पास में, किलोवाट में लेनी है, और समय किस में लेना है अपने पास में, ये आपको लेना है घंटे में लेना है। तो कुल मिला के ये अपने को किस में चाहिए, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटे में अपने को लेना है। ठीक है, शक्ति कितना दिया हुआ अपने को 100 वोट दिया हुआ है, तो 100 वोट का मतलब कितना हो गया 0.1 किलोवाट हो गया। और घंटा अपने को 6 घंटा दिया हुआ है, तो अपने पास में एनर्जी बराबर विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो गया, शक्ति कितना है 0.1 किलोवाट इनटू अपने पास में समय कितना है 6 घंटा, तो बराबर ये हो गया 0.6 किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिवर्ती चाप के अवयव घटकों का अपने को क्रम बताना है। तो जो रिफ्लेक्स आर्क होता है उनका कौन सा क्रम देखने को मिलता है। तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है, सबसे पहले तो अपने पास में रिसेप्टर होता है जो क्या करता है, उद्दीपन को ग्रहण करता है। रिसेप्टर का काम क्या होता है, जो स्टिमुलेशन होता है उनको ग्रहण करना। जैसे अपने पास में कांटा चुभता है तो सबसे पहले तो अपने को महसूस होता है कि कांटा चुभा है, तो रिसेप्टर सबसे पहले वो रिसेप्ट करता है। फिर क्या होता है अपने पास में सेंसरी न्यूरॉन्स, वो किसके अंदर भेजता है, उसको सेंसरी न्यूरॉन्स में भेजता है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है, उस संकेत को स्पाइनल कॉर्ड के की ओर भेजता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि जो संकेत प्राप्त हुआ है उस सिग्नल को क्या करता है, वो एनालिसिस करता है और उसको उसके बाद डिसीजन लेता है, और वो अपना डिसीजन सुनाता है। वो डिसीजन किसको सुनाता है, मोटर अपने पास में न्यूरॉन्स को सुनाता है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो डिसीजन मिलता है उसको किसके अंदर भेजता है, ये मांसपेशी के अंदर भेजता है, मसल्स के अंदर भेजता है, जिससे अपने पास में प्रतिक्रिया संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सबसे पहले रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन्स, और लास्ट में क्या होता है मसल्स, और मसल्स के द्वारा अपने को क्या होता है प्रतिक्रिया जाहिर होती है। बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है। तो बायोगैस और संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस है सीएनजी होती है, उसके अंदर मीथेन जो होता है वो मेन घटक के रूप में होता है।
बायो की जो गैस होती है इसके अंदर लगभग 50 से 75% तक मेथेन गैस होती है, और जो अपने पास में सीएनजी होता है इसके अंदर लगभग 80 से 90% जो है वो मेथेन पाई जाती है। जबकि जो अपने पास में प्रोपेन है और इसके अलावा अपने पास में जो ब्यूटेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन ये किसके घटक होते हैं? ये एलपीजी के घटक होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास में 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार का वेग अपने को दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई कार है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 54 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसका वेग बढ़ाया जाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो कार्य बराबर अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 m अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग। ये क्या है? अंतिम वेग, और ये क्या है आपके पास में? प्रारंभिक वेग। v क्या है आपके पास में? अंतिम वेग, और u आपके पास में क्या है? प्रारंभिक वेग। ठीक है, अब अपने को जो अपने कार्य निकालते हैं, कार्य की अपने इकाई क्या होती है? जूल होती है, कैलोरी होती है, इस प्रकार की होती है। तो अपने को कुल मिला के इसको किस में चेंज करना है? जूल में चेंज करना है। तो जूल में चेंज करने के लिए सबसे पहले जो अपने पास में किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो घंटे को अपने किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। तो अपने पास में 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होता है? 1 किलोमीटर में मीटर होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 60 × 60 मतलब 3600 सेकेंड। ठीक है, तो जब अब इसको चेंज करेंगे इसके अंदर, तो अपने कुल मिला के क्या करेंगे? 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चेंज करते हैं। तो ये आपके पास में 36 दिया हुआ है, ये क्या प्रारंभिक वेग है? ये u है अपने पास में। अंतिम वेग क्या कितना हो रहा है? 54% हो रहा है। ये कितना है अपने पास में? v है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग कितना है अपने पास में? u है। u कितना दिया हुआ है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18। तो ये आपके पास में लगभग आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार v को अपन अंतिम वेग को चेंज करेंगे, तो अंतिम वेग कितना दिया? 54 × 5/18 इक्वल टू ये अपने पास में आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे, अब देखो चेंज क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अपन जानते हैं कि 1 जूल बराबर क्या होता है अपने पास में? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड वर्ग, ये होता है अपने पास में। ठीक है, तो इसलिए वेग को अपने को चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड के अंदर। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, लेकिन दिया हुआ नहीं है तो आपको चेंज करना है। अब अपन W बराबर निकाल रहे हैं। W बराबर 1/2। मास कितना दिया हुआ? देखो क्वेश्चन के अंदर मास दिया हुआ अपने को, m कितना दिया हुआ है? 1000 किलोग्राम दिया हुआ है, किलोग्राम में रखना है मास को, तो इंटू 1000, और अंतिम वेग कितना हो गया अपने पास में? 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर अपने पास में क्या आएगा? 1/2 इंटू 1000, और इंटू ये अपने पास में हो जाएगा 225 माइनस 100 बराबर अपने पास में, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 500 इंटू 125 इक्वल टू 62,500 जूल। अब अपने को किलो जूल में आंसर दिया हुआ है, तो किलो जूल में आंसर क्या हो जाएगा? 62.50 किलोग्राम, किलो जूल 62.5 किलो जूल। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले पर आधारित जो है वो बार बार क्वेश्चन 2022 से लगा के अभी तक वर्तमान तक जो है वो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक अपने को केमिकल इक्वेशन दी हुई है, इस केमिकल इक्वेशन को अपने को बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बारे में फिर अपने को बताना है। तो देखो बैलेंस आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देना है, इसके अलावा जो अन्य तत्व है उसको आपको संतुलित करना है। तो आयरन है अन्य तत्व है, यहाँ आयरन कितना है? 1 है, इधर आयरन कितना है? 3 है। तो इसको 3 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब अपन किसको संतुलित करेंगे, इसके बाद अपन संतुलित करते हैं हाइड्रोजन को संतुलित कर दो या ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को। तो यहाँ तो हो गया अपने पास में 3 प्लस अब अपन कितने H2 जो है अपने पास में, इधर कितना है अपने पास में Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो अब किसको संतुलित करेंगे, अपने ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। यहाँ कितने ऑक्सीजन है प्रोडक्ट के अंदर, 4 है। यहाँ कितना है, 1 ही है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए अपने पास में, 8 हो गए। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये अपने पास में हो जाएगी संतुलित समीकरण। तो यहाँ पे आयरन कितना आया, आयरन अपने पास में आया 3। फिर अपने पास में कौन आया आयरन के बाद में, यहाँ पे H2 कितना आया, H2 आया 4। फिर Fe3O4 कितना आया, Fe3O4 आया 1 और H2 कितना आया 4। तो 3 4 1 4, ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी और मनुष्य के जो अग्रपाद की अस्थियां होती है वो किस प्रकार की समानता प्रदर्शित करती है। तो ये अपने पास में होते हैं समजात होता है। समजात का मतलब क्या होता है, होमोलोगी। होमोलोगी का मतलब क्या होता है, जिनकी संरचना क्या होती है, समान होती है। संरचना समान संरचना और उत्पत्ति, जिनकी संरचना और उत्पत्ति क्या होती है, एक समान होती है, लेकिन उनके कार्य जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। समान होते हैं लेकिन उनके कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, समजात कहा जाता है। तो छिपकली, पक्षी और मनुष्य के जो अग्रपाद की अस्थियां होती है उनकी संरचना एक समान की होती है, उनकी उत्पत्ति भी समान होती है, लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक होता है एनालॉगी होता है। एनालॉगी समवर्तता का मतलब क्या होता है, जिनके अपने पास में कार्य समान हो। समवर्तता का मतलब है कार्य समान हो लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो। लेकिन इनके अपने पास में संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। संरचना भिन्न भिन्न होती है, उसको बोलते हैं समवर्ती। जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए तो अपने पास में जो पक्षी होते हैं, पक्षी और तितली जो होती है, तितली एंड जो पक्षी होते हैं उनके जो पंख होते हैं, पक्षी के पंख, ये पंखों का काम क्या होता है, उड़ना होता है। तो उड़ने का काम एक समान है लेकिन इनका जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है। जब संरचना अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं समवर्तता, जब संरचना एक समान हो तो उसको बोलते हैं समजातता। 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर अपने को एक डायग्राम बना के दिया हुआ है और तीर के निशान की दिशा में ये कार्य हो रहा है अपने पास में। अपने को बताना है कि इसमें किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए कार्य क्या हो रहा है अपने पास में, इधर जब अपन ऊपर बल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, और अपने पास में इसमें ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है और इसका जो विस्थापन है वो किस दिशा के है, इस दिशा की ओर हो रहा है। तो अपने पास में कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल इनटू विस्थापन और कोस थीटा। तो जो किया गया कार्य होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो बल और विस्थापन के जो बीच का कोण होता है उसके मान पर डिपेंड करता है। इस W का जो मान होता है ये किस पर डिपेंड करता है, ये बल F एंड विस्थापन D के जो मध्य अपने पास में कोण है के मध्य कोण पर निर्भर करता है। के मध्य जो कोण होता है उस पर निर्भर करता है। कोण के मध्य उनके कोण पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो यदि कोण परिवर्तित होता है तो वो अपने पास में कार्य का मान भी परिवर्तित होता है। ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास में, फर्स्ट जो डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम में ये हो रहा है, बल तो लग रहा है अपने पास में ऊपर की तरफ और विस्थापन जो हो रहा है वो अपने पास में हो रहा है क्षैतिज रेखा में अपने पास में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। इसका मतलब फर्स्ट के अंदर जो किया गया कार्य WA है वो कितना हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार सेकंड की बात की जाए डायग्राम, तो सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, बी के अंदर, बी डायग्राम में अपने पास में हो रहा है जो बल लग रहा है अपने पास में वो तो लग रहा है इस दिशा की ओर, जो विस्थापन हो रहा है वो विस्थापन हो रहा है विपरीत दिशा की ओर।
तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो रहा है, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दोनों के मध्य जो कोण है दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो इनके मध्य कोण कितना लग रहा है, 180 डिग्री लग रहा है, 180 डिग्री। तो cos 180 का कितना मान हो जाएगा, cos 180 का मान होता है -1। इसका मतलब किया गया कार्य कितना हो जाएगा अपने पास में, नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार सी की बात की जाए तो सी के अंदर क्या हो रहा है अपने पास में, एक ही दिशा में लग रहा है, इस एक ही दिशा में लग रहा है, इसका मतलब 0 डिग्री है, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1 होता है। तो W बराबर अपने पास में कितना हो गया, धनात्मक। तो फर्स्ट में W बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, सेकेंड में W बराबर ऋणात्मक हो गया, और थर्ड के अंदर W बराबर हो गया धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। इनमें से कौन सा हार्मोन, पादप हार्मोन है जो पादप वृद्धि को रोकता है, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। देखो वैसे पादप वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो पादप वृद्धि को क्या करता है, रोकने का काम करता है। जिब्रेलिन और ऑक्सिन जो होता है ये क्या होता है, पादप वृद्धि हार्मोन होता है। ये कैसे होते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं। ये पादपों की वृद्धि को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ना कि रोकते हैं। लेकिन इथाइलिन जो होता है, इथाइलिन भी क्या करता है, ये फलों को पकाने का काम करता है। वैसे तो फलों को पकाने का काम करता है, ये क्या करता है, फ्लो को पकाने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन कुछ केस के अंदर ये क्या करता है, अपने पास में पादपों की वृद्धि भी ये रोकता है। लेकिन अपने पास में क्या होता है, ये जो पौधों की वृद्धि होती है, जैसे कि जड़ और तना को बढ़ने से रोकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि ये भी क्या करता है, कुछ हद तक पादपों की वृद्धि को रोकने का काम करता है। और एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये तो हमेशा क्या होता है, पादप इनहिबिटर होता है। ये तो पादप की वृद्धि को रोकने का काम ही करता है। किस प्रकार का होता है, इसको पादप रोधक हार्मोन कहते हैं। पादप रोधक पादपों की वृद्धि को रोकने का काम करता है। प्रोपेनोन एक 3 कार्बन युक्त क्या होगा, तो देखो कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है, इसका अपने पास में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH होता है। और इसके पीछे अपने पास में इसके लिए क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल। यदि ओइक अम्ल लिया है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एल्डिहाइड जो होता है ये अपने पास में इसका होता है CHO, और इसके पीछे लिखते हैं एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल। और जो कीटोन होता है, कीटोन का अपने पास में होता है ये, और इसके पीछे क्या लिखते हैं, ओन लिखते हैं, ओन। ठीक है, ये केमिस्ट्री वालों को नहीं बता रही हूँ, बाकी जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ। केमिस्ट्री वालों को तो ये चीजें तो आती है वैसे भी। एल्कोहल का मतलब क्या होता है, देखो एल्कोहल, तो इनको अपन लिखते हैं OH, और इसके पीछे क्या लिखते हैं, ओल लिखते हैं, ओल। तो प्रोपेनोन का मतलब हो गया कीटोन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी जगह आपको अगर लिखा हुआ मिलता प्रोपेनोइक अम्ल तो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्रोपेनेल तो एल्डिहाइड, और प्रोपेनोल तो एल्कोहल, और प्रोपेनोन है तो कीटोन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलता है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब अपन जल डालते हैं, जब इसमें जल मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साथ में क्या होता है अपने पास में, यहाँ पे निकलती है ऊर्जा निकलती है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ये होगी उष्मा सेपी अभिक्रिया। उष्मा का बाहर निकलना क्या कहलाता है, उष्मा सेपी। उष्मा का ग्रहण करना क्या कहलाता है, उष्मा शोषी। तो ये बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। और इसमें अधिक मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये एक प्रकार की किस प्रकार की रिएक्शन हो रही है, तो देखो यहाँ पे अपने पास में दो जो अपने पास में अभिकारक है वो आपस में संयुक्त होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, संयोजन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। संयोजन, या इसको क्या बोलते हैं अपने पास में संयुग्मन भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं,
अपने पास में एडिशन रिएक्शन कहते हैं। वियोजन क्या होती है, जस्ट इसकी उल्टी होती है। एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो उसको अपन बोलते हैं वियोजन। वियोजन या डिकम्पोजिशन या अपघटन, वियोजन या अपघटन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। यहाँ पे दो पदार्थ जुड़ के एक पदार्थ बना रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। और संतुलित रासायनिक जो समीकरण है उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड का भी एक अमाउंट ले रहे हैं, एक मोल ले रहे हैं, और H2 का भी एक मोल ले रहे हैं, और प्रोडक्ट जो प्राप्त हो रहा है वो भी अपने को एक मोल प्राप्त हो रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। 2022 का क्वेश्चन है अपने पास में, कार्बन के निम्न में से कौन से यौगिकों में किसका गलनांक अधिकतम होता है। तो गलनांक अधिकतम किसमें होता है, जिसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जिसमें हाइड्रोजन बंद पाया जाता है उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो अपने पास में जो मेथेन है, मेथेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्लोरोफॉर्म में होती है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। एथेनॉल में भी होती है, लेकिन एथेनॉल में भी क्या होती है, कम होती है। सबसे हाईएस्ट जो अपने पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किस में होती है, एसिड में होती है, अम्लों में होती है। और फिर एसिड के बाद में किस में होती है, एल्कोहल में होती है। तो यहाँ पे अपने पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें, एसिटिक अम्ल में है। इसलिए एसिटिक अम्ल का जो अपने पास में गलनांक होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अंदर यदि अपन बात करें, कार्बन का कितना है अपने पास में, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो कार्बन अपने पास में 1 है, कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 होता है, और इसका 6 परमाणु क्रमांक होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, और इसका परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो कार्बन कितना है, 1 है, तो 1 × 12 हो गया, 1 × 12 रेशियो। ये कितना है, 2 है, 2 × 16, तो कितना आया अपने पास में, इसका 12 रेशियो है, इसका है 32। तो अपन किसका भाग देते हैं, यहाँ पे 4 का भाग देते हैं। तो 4 का भाग यहाँ पे कितने बार जाएगा, 3 बार, और 4 का भाग जाएगा यहाँ पे 8 बार, तो 3:8। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जनरल उसका आ गया, जीके का। कौन सा हार्मोन अग्नाशय स्रावित नहीं होता, तो अग्नाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता। तो रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है ये अपने पास में ओवरी के द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है, अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। अंडाशय ओवरी के द्वारा स्रावित होता है, ना कि अग्नाशय द्वारा। तो अग्नाशय द्वारा कौन सा स्रावित होता है, ग्लूकागोन स्रावित होता है। ये अग्नाशय की जो एल्फा अपने पास में कोशिकाएं होती है उनसे स्रावित होता है। इसका काम क्या होता है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना। रक्त के अंदर ये क्या करता है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देता है, अधिक कर देता है। इंसुलिन के अपने पास में ये अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से बनता है, उत्सर्जित होता है, और ये क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। इसीलिए जो अपने पास में डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन दी जाती है। सोमेटोस्टेटिन जो होती है ये अपने पास में जो अग्नाशय की डेल्टा जो कोशिकाएं होती है, डेल्टा कोशिकाओं से स्रावित होता है, और ये क्या काम करता है, ये अपने पास में हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है, हार्मोन स्राव को नियंत्रित करता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो ओवरी के द्वारा, अंडाशय के द्वारा अपने पास में स्रावित होता है, और ये अपने पास में जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान ये जो अपने पास में प्लेसेंटा कोशिकाएं होती है, प्लेसेंटा के द्वारा भी क्या होता है, स्रावित होता है। प्लेसेंटा जिसको क्या बोलते हैं, अप्रा। तो प्रेगनेंसी के दौरान तो प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित भी होता है। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 6 मीटर प्रति सेकेंड के क्षैतिज वेग से घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। स्थिर गाड़ी पर, इसका मतलब गाड़ी का जो प्रारंभिक वेग है अपने पास में वो कितना है, 0 है गाड़ी का। और लड़की का वेग कितना है अपने पास में, लड़की का अपने पास में वेग है, जैसे इसको अपने वेग 2 कह दिया, इसको वेग कह दिया 1, तो इसका वेग कितना है, 6 मीटर प्रति सेकेंड।
और यदि गाड़ी का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो निकाय का अंतिम वेग क्या होगा? निकाय का अंतिम वेग अपने को निकालना है, अंतिम वेग v2 निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्षैतिज दिशा में कोई भी बाह्य बल कार्यरत नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पे अपने पास में लगेगा संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है कि अपने पास में यहाँ पे जो कोई भी कार्य नहीं कर रहा तो संवेग संरक्षण नियम क्या कहेगा, जो अपने पास में कुल संवेग होता है इस लड़की के कूदने से पहले का संवेग और कूदने के बाद का जो संवेग है वो बराबर रहता है। इसका मतलब अपने पास में जैसे कि कूदने का संवेग पहले है अपने पास में m1 u1 प्लस ये तो हो गया लड़की का, गाड़ी का हो गया अपने पास में m2 u2, तो ये है अपने पास में कूदने से पहले का समय, और बाद का समय अपने पास में हो जाएगा m1 m2 n2। अंतिम वेग को अपन ले रहे हैं v के रूप में, अंतिम वेग तो सेम ही है, दे निर्का इन्होंने। तो अब अपने पास में ये दोनों वेग क्या है, बराबर है, और अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे अंतिम वेग निकालना है, v निकालना है। तो m1 लड़की का अपने पास में मास कितना, लड़की का कितना वेट है, लड़की का है 40 इंटू लड़की का प्रारंभिक वेग कितना है 6 मीटर प्रति सेकेंड, प्लस m2 वस्तु का भार कितना अपने पास में, वस्तु का कितना भार दिया हुआ, गाड़ी का द्रव्यमान दिया हुआ 4 किलोग्राम इंटू गाड़ी स्थिर है तो उसका वेग कितना है 0 है, बराबर m1 कितना है 40 है, m2 कितना है 4 है, और v अपने को निकालना है। तो अपने पास में ये क्या बन जाएगा, ये हो गया अपने पास में 240 बराबर 44 इंटू v, और v बराबर होगा 240 बटा 44 इक्वल टू 5.45 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब यहाँ पे कोई भी बाह्य कार्य नहीं लग रहा है तो यहाँ पे संवेग संरक्षण नियम लगेगा, मतलब कि पहले और बाद में जो संवेग है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। n परमाणु की अपने पास में संख्या दी हुई है, उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो n परमाणु की इतनी संख्या दी हुई है, तो अपन जानते हैं कि अपने पास में जो टोटल संख्या होती है, अवागाद्रो जो नंबर होता है, टोटल संख्या अवागाद्रो जो नंबर होते हैं उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं प्रति परमाणु, या अपने पास में मोल होता है उसके अंदर। तो अपने को यहाँ पे पूछा है संख्या कितनी होगी, इस संख्या के अंदर द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान मतलब मोलों की संख्या पूछी है अपने को। तो यहाँ पे अपने पास में सबसे पहले अपने मोलों की संख्या निकालेंगे, तो मोलों की संख्या बराबर कितनी संख्या दी हुई है अपने को 3.011 इंटू 10 की पावर 23, और अपने पास में एक अवागाद्रो में कितनी संख्या परमाणु होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो इसमें मोलों की संख्या कितनी प्राप्त होगी 0.5। अब मोलों की संख्या कितनी प्राप्त हुई 0.5, अपने को निकालना क्या है, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर देखो n बराबर क्या होता है m अपॉन m होता है, और m अपने को निकालना, तो m बराबर क्या हो जाएगा n इंटू m। तो n है मोलों की संख्या 0.5 इंटू अपने पास में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन परमाणु के लिए मास कितना हो जाएगा 14, तो कैपिटल M कितना हो गया 14, तो 0.5 इंटू 14 इक्वल टू हो जाएगा 7 ग्राम। तो नाइट्रोजन के इतने परमाणु की संख्या का द्रव्यमान कितना होगा 7 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कि किस प्रकार की रिएक्शन दी हुई है, तो यहाँ पे देखो आपके पास में जो लेड है वो किसको प्रतिस्थापित कर रहा है, कॉपर को प्रतिस्थापित कर रहा है, केवल एक को प्रतिस्थापित कर रहा है, इसलिए किस प्रकार की रिएक्शन है, विस्थापन या प्रतिस्थापन, या इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। द्विव विस्थापन में 2 विस्थापित होते हैं, और वियोजन के अंदर क्या होता है, वियोजन के अंदर एक जो अपने पास में मॉलिक्यूल होता है वो वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है, और संयोजन में क्या होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो होता है वो आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। दस किलोग्राम का एक द्रव्यमान मेज की बिंदु ए पर इसे ए से 2 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु बी तक खिसकाया जाता है।
जैसे अपने पास में यहाँ पे ए बिंदु है, इस ए बिंदु से इसको खिसका रहे हैं, मेज के ऊपर ये मेज है, इस मेज के ऊपर ए से अपन इसको खिसका रहे हैं, बी पर खिसका रहे हैं, 2 मीटर दूरी तक खिसका रहे हैं। यदि ए और बी एक क्षैतिज रेखा पर स्थित है, ये ए और बी क्षैतिज रेखा पर स्थित है और गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो गुरुत्वीय जो बल लगता है वो क्या लगता है? क्षैतिज रेखा के हमेशा वो गुरुत्वीय जो बल लगता है ये क्या लगता है? लंबवत ये बल किस ओर लगता है? लंबवत लगता है, मतलब कि नीचे की ओर लगता है। तो ये लंबवत गुरुत्वीय जो बल होगा वो अपने पास में लगेगा, लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है गुरुत्वीय बल, इसीलिए अपने पास में गुरुत्वीय बल की वजह से जो वस्तु होती है वो नीचे की ओर आते हैं। तो ये कैसे काम करता है? ये लंबवत लगता है और नीचे की ओर, तो ये किस साइड लग रहा है? अपने पास में गुरुत्वीय बल लग रहा है नीचे की ओर, ये बल लग रहा है। और विस्थापन अपने पास में हो रहा है क्षैतिज रेखा में, ये हो रहा है विस्थापन। तो दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो गया अपने पास में? 90 डिग्री। और अपने पास में W बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू डी कोस थीटा, और कोस थीटा कोस 90 का मान कितना हो जाएगा? कोस 90 इक्वल टू कितना होगा? 0। तो W बराबर कितना हो गया? 0। तो क्या गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। इसीलिए मैंने कहा ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। 3 मान ध्यान रखना है, एक तो 0 डिग्री का, एक आपको 90 डिग्री का और एक 180 डिग्री का। एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया गया है जो कण के वेग के हमेशा लंबवत होते हैं। एक अपने पास में कण है, उस पर कोई एक अचर परिणाम का कोई बल लगाया गया है और जो कण के वेग के क्या है? लंबवत होता है। कण की गति एक तल में है, कण की गति क्या है? एक ही तल में है। तो इस गति में कौन सी राशियां जो होती है वो अचर रहती है? तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो रहा है कि इसमें जो अपने पास में जो एक कण पर जो परिणामी बल लगा रहे हैं वो किस प्रकार का है? अचर है। जो कण के क्या लग रहा है? सदैव लंबवत लग रहा है। और कण की गति एक तल में है, तो इस गति में कौन सी जो राशियां होगी वो कैसे होगी? अचर होगी। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो रहा है? जो बल लग रहा है वो कण की दिशा लगातार, यहाँ पे जो बल लग रहा है उससे क्या होगा? कण की जो दिशा है वो लगातार क्या होगी? बदलेगी। और कण की दिशा बदलने से अपने पास में जो वेग है और जो अपने पास में त्वरण होता है वो भी क्या होता है? बदलता रहता है। तो यहाँ पे कौन सी जो है वो राशियां अचर होगी, कौन सी चेंज नहीं होगी? तो इसके अंदर जो अपने पास में गतिज ऊर्जा है जो वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, वो अच्छा रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डब्ल्यू बराबर क्या है अपने पास में? बल इनटू अपने पास में विस्थापन होता है, और बल और विस्थापन दोनों कैसी राशियां होती है? दोनों सदिश राशियां होती है। दोनों कैसी अपने पास में? सदिश राशियां हैं। तो ये क्या करती है? अपने पास में दिशा पर डिपेंड करती है, दिशा परिवर्तित होती है, तो इनका मान भी क्या होता है? परिवर्तित होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या अपने पास में? लंबवत काम कर रहा है। जब लंबवत काम करेगा तो यहाँ पे अपने पास में कोण कितना हो गया? 90 डिग्री का, और कोस 90 का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो कोस 90 बराबर अपने पास में डब्लू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या गया? कार्य कितना हो गया? 0 हो गया। किया गया कार्य जो है वो 0 है। तो अपने पास में कण की जो गतिज ऊर्जा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। गतिज ऊर्जा में कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगा। गतिज ऊर्जा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अपने पास में दिशा के साथ साथ जो वेग होता है, वो जो त्वरण होता है वो चेंज होता है। गतिज ऊर्जा चेंज नहीं होगी क्योंकि कार्य कितना है? 0 है। जब हार्मोन एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है तो क्या होता है? तो एड्रेनल जो हार्मोन होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको अपने पास में बोलते हैं लड़ाई, इसको बोलते हैं लड़ो या भागो। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है उसको कहा जाता है लड़ो या भागो, फाइट या फ्लाइट। तो जब एड्रेनलिन को हार्मोन स्रावित होता है तो क्या होता है? उसकी वजह से हृदय की जो धड़कन होती है वो एकदम से जल्दी से क्या होने लग जाती है? बढ़ जाती है। धीरे धड़कन नहीं होती, तेज होती है। धीरे नहीं होती, तेज हो जाती है। हृदय की जो धड़कन है वो क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। हृदय की धड़कन तेज होती है तो उससे क्या होता है? अपने पास में जो श्वसन दर है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ना कि घटती है। श्वसन दर भी क्या होती है? बढ़ती है। और अपने पास में जो रुधिर होता है, जो रक्त होता है, वो अपने पास में कंकाल पेशियों में रुधिर का जो बहाव है वो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है।
जो रुधिर है वो अपने पास में कहाँ से हृदय की धड़कन बढ़ेगी तो मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और मांसपेशियों के अंदर ज्यादा जो है वो अपने पास में रुधिर का बहाव ज्यादा होगा। और जब मांसपेशियों में रुधिर का बहाव ज्यादा होगा तो उस वजह से क्या होता है, पाचन तंत्र और त्वचा के अंदर जो रुधिर है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। जब एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है तो उस वजह से हृदय की धड़कन बढ़ती है, श्वसन दर बढ़ती है और जो अपने पास में रुधिर होता है, रुधिर का कंकाल पेशियों की ओर जो प्रवाह होता है वो अधिक होने लगता है, जिस वजह से पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की मात्रा कम हो जाती है। साग सब्जियां वनस्पति जो द्रव्य होते हैं उनको विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो साग सब्जियां जो होती है वो विघटित होती है, किसके द्वारा विघटित होती है? ये जो सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये क्या होती है, विघटित होती है सूक्ष्म जीवों द्वारा। और जब ये विघटित होती है तो बहुत अधिक मात्रा में क्या करती है, ऊर्जा उत्सर्जित करती है। ऊर्जा क्या करती है, उत्सर्जित करती है। इसलिए किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कोर कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो उन्हें गैसों और पानी के लिए एब्बे बनाता है, मतलब कि गैसों और पानी के लिए क्या करता है, उनको इम्प्रेसिव करता है, इम्प्रेस करता है। इसका मतलब अपने पास में कौन सा पदार्थ होता है कोर कोशिकाओं में, तो सुबेरिन जो पदार्थ होता है वो क्या काम करता है, ये सुबेरिन जो पदार्थ है वो पानी और गैसों को आदान प्रदान नहीं होने देता। और सुबेरिन जो पदार्थ है ये अपने पास में किस प्रकार का होता है, ये एक प्रकार का अपने पास में मोमी वसा युक्त होता है, मोमी वसा युक्त पदार्थ होता है, वसा युक्त पदार्थ होता है जो कोर को उत्तकों की कोशिकाओं की भित्तियों में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है, कोर की कोशिका भित्ति में, कोर कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और ये अपने पास में क्या काम करता है, ये जल रोधी और वायु रोधी के रूप में काम करता है, जल रोधी एंड वायु रोधी के रूप में ये काम करता है, जिस वजह से जो जल है और वायु है उसको बाहर नहीं जाने देता। ये जल रोधी और वायु रोधी के रूप में काम करता है, जिससे क्या होता है कि पौधों के अंदर जो पानी की कमी है और जो गैस का विनिमय होता है उसको बचाने से रोकने का काम करता है। एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर समय t1 में पहुंचता है जब लिफ्ट स्थिर होती है। जब अपने पास में लिफ्ट स्थिर होगी, जब स्थिर लिफ्ट होगी तो उसमें क्या होगा, अपने पास में जब स्थिर लिफ्ट होती है तो उसका जो त्वरण होता है वो कितना हो जाता है, अपने पास में शून्य होता है। उसके अंदर अपने पास में केवल क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। फर्स्ट कंडीशन अपने पास में क्या हो रही है, जब अपने पास में लिफ्ट कैसी है, स्थिर लिफ्ट है। जब लिफ्ट स्थिर है तो इसका जो त्वरण होगा अपने पास में वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब केवल कौन सा अपने पास में त्वरण लग रहा है, यहाँ पे केवल गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, केवल गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि समय t2 में एक समान चाल से, जब एक समान चाल हो रही है, जब चाल क्या होगी, एक समान होगी, एक समान चाल, जब एक समान चाल होगी तब भी अपने पास में त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, त्वरण शून्य होगा। तो यहाँ पे भी ओनली क्या लग रहा है, अपने पास में गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। तो कुल मिला के अपने पास में क्या हो रहा है, दोनों स्थितियों के अंदर केवल क्या लग रहा है, अपने पास में गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। यहाँ पे त्वरण जो है वो नहीं वर्क कर रहा है। जब त्वरण वर्क नहीं करेगा और केवल गुरुत्वीय त्वरण लगेगा तो दोनों स्थिति के अंदर क्या रहता है, अपने पास में दूरी और जो त्वरण है वो दोनों ही परिस्थिति के अंदर एक समान रहती है। तो दोनों को नीचे की ओर गिरने में जो लगा समय होता है वो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, t1 = t2, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण तो बराबर ही होता है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी त्वरण नहीं लग रहा है, जिस वजह से इसके अंदर इसकी जो दूरी होगी और त्वरण होगी वो अपने पास में परिवर्तित नहीं होगी और लगा समय क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। 2024 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊष्माशोषीय विक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है। तो साग सब्जियों का जो कंपोस्ट होता है वो एक प्रकार के ऊष्माक्षेपीय होता है, अपन जानते हैं। ऊष्माक्षेपीय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है
प्राकृतिक गैस का दहन, जहां पे भी दहन आपको दिखाई दे वो हमेशा किस प्रकार की रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपीय होती है, एक्सोथर्मिक होती है। श्वसन भी किस प्रकार की होती है, ये भी अपने पास में ऊष्माक्षेपीय होती है। लेकिन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन, तो वियोजन किस प्रकार की रिएक्शन होगी, ये अपने पास में होगी। देखो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो सिल्वर क्लोराइड Ag जो Cl2 है, इसका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होना क्या कहलाएगा अपने पास में, वियोजित होना ये कहलाता है। ये किस प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी, वियोजित होना, ये हो जाएगी अपने पास में एक प्रकार की ऊष्मा शोषी होगी। ऊष्मा शोषी क्यों होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखो प्रकाश को ऊष्मा के रूप में ग्रहण कर रहा है, प्रकाश को ग्रहण करके फिर विघटित हो रहा है, इसलिए किस प्रकार की रिएक्शन है, ये ऊष्मा शोषी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऊष्मा के रूप में किसको ग्रहण किया जा रहा है, प्रकाश को ग्रहण किया जा रहा है। W1 भार की एक वस्तु है जो W2 भार की एक चेन के द्वारा किसी कमरे की छत से लटकाई गई है। कमरे की छत से अपने पास में एक चेन लटकाई गई है और एक वस्तु है अपने पास में, W1 वस्तु है, ये कोई छत है अपने पास में। इस छत से क्या कर रहे हैं अपने पास में, इधर अपने पास में एक कोई वस्तु है, उस वस्तु W1 बार की वस्तु को W2 बार की एक चेन के द्वारा लटकाया जा रहा है। ये है अपने पास में चेन और ये है वस्तु, ठीक है, ये है वस्तु और ये है अपने पास में चेन। इस चेन का भार है W2, इस वस्तु का भार है W1। तो चेन को जिस बल से खींचती है वह है, तो छत जो है वो इस चेन को किस बल से खींच लेनी चाहिए, देखो नीचे की तरफ अपने जब पास में जो बल लगेगा वो क्या होगा, इस छत के, ये छत क्या करेगी, छत जो है इस वस्तु को कब लटका के रख सकती है, जैसे इसका जो बल है वो माना कि F1 है और इसका बल है अपने पास में F2। जब F1 और F2 जब बल बराबर होंगे तभी वो क्या करेगी, वस्तु उसको क्या करेगी, लटका के रखेगी, नहीं तो लटका के नहीं रखेगी। बल ज्यादा होगा तो ऊपर की ओर खींच लेगी, कम होगा तो नीचे की ओर धकेल देगी। तो जब ये छत से जो है लटका के कब रखेगी, जब अपने पास में दोनों का बल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या, अपने पास में क्या हो गया, जो छत जो वस्तु को जो लटका के रख रही है वो लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, इन दोनों के भारों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो छत द्वारा लगने वाला जो बल है वो W1 प्लस W2 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब ये इनके बराबर होगा तभी जो वस्तु है वो लटकी हुई रहेगी, वरना लटकी हुई नहीं रहेगी। यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है और कार का वेग अपने को यहाँ से देखो, ये है प्रारंभिक वेग, ये है अंतिम वेग, मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, बढ़ाने पर किया गया कार्य। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना। फॉर्मूला अपने पास में हो जाएगा, कार्य बराबर 1/2 m अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1/2 इंटू m कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, इंटू अंतिम वेग कितना है 20 है तो 20 का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग कितना है 10 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 1/2 इंटू 2000 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास में, यहाँ आ जाएगा 400 माइनस 100, 400 माइनस 100 बराबर 300, 300 और 2 का भाग इसमें दे देंगे 1000, तो 1000 इंटू 300 बराबर कितना हो गया अपने पास में, ये हो गया अपने पास में 3 लाख। और इसको जब अपन चेंज करिए, आया जूल के अंदर, इसको जब चेंज करेंगे किलो जूल में तो ये हो जाएगा 300 किलो जूल। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलो जूल के अंदर अपने पास में कितना जूल होता है, 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल। कार्बन के एक अप्रूव फुलरीन के अंदर क्या होता है, तो फुलरीन जो होता है वो कार्बन का अप्रूव होता है। इसके अंदर 2 प्रकार की रिंग होती है, एक होती है 6 सदस्यीय रिंग, 6 मेंबर रिंग, और एक होती है 5 मेंबर रिंग। अब आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक तो होती है 12 की रिंग और एक होती है 20 की रिंग। 12 और 20 सदस्य 20 के अपने पास में क्या होती है, इसमें रिंग पाई जाती है संख्या के अंदर। तो छोटी है तो छोटी संख्या लिख दो, बड़ी है तो बड़ी संख्या लिख दो। 5 मेंबर की कितनी हो जाएगी 12 और 6 मेंबर की कितनी हो जाएगी 20।
तो 6 मेंबर की होती है 20 और 5 मेंबर की होती है 12 रिंग जो होती है वो फुल रिंग के अंदर पाई जाती है। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की स्थिति और संतुलन बनाए रखने में उत्तरदायी होता है, तो शरीर का जो बैलेंस बनाए रखने में उत्तरदायी होता है वो कौन सा भाग होता है, तो उसको बोलता है अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम बोला जाता है। अनुमस्तिष्क क्या काम करता है, ये अपने पास में संतुलन का काम करता है। किसका काम करता है, ये संतुलन का काम करता है। और जो पर मस्तिष्क होता है, सेरेबेलम होता है, ये काम किसका करता है, ये जो अपने पास में बुद्धि होती है, अपनी बुद्धि या जो स्मृति होती है, बुद्धि या जो अपनी स्मृति होती है, जो अपनी याददाश्त होती है और जो इच्छा शक्ति होती है उसका केंद्र होता है। इच्छा शक्ति का केंद्र होता है, इच्छा शक्ति का केंद्र होता है पर मस्तिष्क। और मेडुला क्या होता है, ये मेडुला का काम होता है श्वसन और जो हृदय गति होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ये श्वसन एंड जो हृदय गति होती है, हृदय गति जैसे अपने पास में जो अनैच्छिक इच्छाएं होती है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अपने पास में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो ये अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और जो मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क क्या काम करता है, मध्य मस्तिष्क मुख्य रूप से जो अपने पास में जो दृष्टि की जो चीजें होती है, जो अपने को दिखाई देती है, और जो सुनने की संबंधित जो चीजें होती है उनके ऊपर क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो बैलेंस का काम कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। और स्मृति का काम, बुद्धि का काम कौन करता है, इंटेलिजेंसी का काम करता है, पर मस्तिष्क करता है। और मध्य मस्तिष्क काम करता है सुनने और अपने पास में देखने संबंधी जो होते हैं उनको करता है। और मेडुला काम क्या करता है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करने का काम करता है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस दी हुई है, उनको प्रकार बताना है, अपने को प्रकार से सम्मिलित करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने पास में दो पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं, दो पदार्थ आपस में जुड़ के एक पदार्थ बना रहे हैं, ए और बी आपस में जुड़कर सी बना रहे हैं। जब दो पदार्थ आपस में जुड़ के सी बनाते, एक पदार्थ बनाते हैं तो उसको बोलता है संयोजन अभिक्रियाएं। क्या कहती है, संयोजन अभिक्रियाएं। यहाँ क्या हो रहा है, एक पदार्थ विघटित हो रहा है, एक पदार्थ विघटित होकर जब दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रियाएं या डिकम्पोजिशन। और यहाँ क्या हो रहा है, अपने पास में यहाँ विस्थापन हो रहा है, लेड किसको विस्थापित कर रहा है, सीयू को विस्थापित कर रहा है, केवल एक ही विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। और इसमें क्या हो रहा है, जो सोडियम है वो विस्थापित कर रहा है, सोडियम, यहाँ पे देखो बेरियम विस्थापित कर रहा है सोडियम को। और इसी प्रकार अपने पास में जो क्लोरीन है वो विस्थापित कर रहा है, बेरियम ने विस्थापित कर दिया किसको, सोडियम को विस्थापित कर दिया। और क्लोरीन ने विस्थापित कर दिया अपने पास में सल्फेट को, क्लोरीन ने विस्थापित कर दिया सल्फेट को। तो ये मतलब यहाँ पे दो विस्थापन हो रहा है, दोहरा विस्थापन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन। तो CABD ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिरका जो परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या होता है, तो सिरका जो होता है, जो वैसे अपने एसिड जो होता है उसको सिरका बोलते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन पानी के अंदर एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल होता है उसको सिरका बोलते हैं। सिरका जो होता है, विनेगर जो होता है अपने पास में, इसको प्रिजर्वेशन के रूप में काम में लेते हैं। और ये क्या होता है, एसिटिक अम्ल का 5 से 8% तक घोल होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि एक उत्थापक को आलंबित करने वाली केबल में तनाव उत्पादक के भार के समान है तो उत्पादक जा रहा हो सकता है। यहाँ पे अपने पास में क्या हो रहा है कि यहाँ पे तनाव जो है वो क्या है, भार के समान है। जो तनाव भार के समान है, जो तनाव टेंशन है वो भार के समान हो, भार बराबर क्या होगा अपने पास में, भार बराबर होगा द्रव्यमान इंटू घूर्णीय त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ पे भार और तनाव क्या है, दोनों बराबर है। जब भार और तनाव दोनों बराबर होंगे तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहेगा, जब किसी वस्तु पर कोई लगने वाला कुल जो बल होता है वो शून्य होता है तो उसका त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। तो W अपने पास में जब शून्य होगा तो जो बल लगेगा, जब बल कितना होगा, 0 होगा। तो बल बराबर क्या होता है अपने पास में, मास इंटू ए होता है। तो बल 0 है तो त्वरण भी कितना होगा, 0 होगा।
तो यहाँ पे अपने पास में कुल मिला के जो त्वरण होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब जब त्वरण 0 है तो वस्तु या तो अपने पास में स्थिर है या उसकी जो चाल है वो क्या है, नियत चाल से चल रही है वो। तो ये क्या करेगी, नियत चाल से चलती रहेगी और नियत चाल से अपने पास में गति करेगी। तो ऊपर की ओर नियत चाल से गति करेगी या नीचे की ओर नियत चाल से गति करेगी, इसकी चाल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चाल क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। चाल कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। जब त्वरण 0 है तो चाल क्या होगी, स्थिर होगी। तो बढ़ती नहीं है, नियत चाल से ऊपर की ओर या नीचे की ओर क्या करती है, गति करती रहती है। तो सी और डी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बस यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, कार्य बताना है। फर्स्ट में देखो क्या दिया हुआ है, इधर अपने को कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का, क्योंकि एक ही दिशा में है। जब तो कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान अपने पास में हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो W बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। या 90 डिग्री देर का, तो कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, कोस 90 का मान हो जाएगा 0। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो कोस 180 का मान कितना हो जाएगा, कोस 180 बराबर -1। तो W बराबर कैसा हो गया, नेगेटिव। तो फर्स्ट में कैसा होगा, धनात्मक होगा। फर्स्ट में कैसा होगा, धनात्मक होगा। सेकंड में 0 होगा। थर्ड में कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना, क्या पता वापस पूछ ले। सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना। तो सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना ये किस प्रकार की है, ये एक तरह से संतुलन क्रियाएं हैं। इस प्रकार की क्रियाएं हैं, संतुलन क्रियाएं हैं। तो संतुलन करने का काम कौन करता है अपने पास में, अभी अपन ने पढ़ा था, संतुलन करने का काम करता है अनुमस्तिष्क करता है। तो अनुमस्तिष्क जो होता है उसका काम होता है मेनली अपने पास में जो शारीरिक क्रियाएं होती है, जो संतुलन की जो क्रियाएं होती है उनको संपन्न करवाना। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। जो अनुमस्तिष्क होता है वो किसका भाग होता है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है और इसका काम होता है संतुलन की क्रियाओं को करवाना। अब देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, अगर मस्तिष्क। तो अगर मस्तिष्क का भाग होता है, पर मस्तिष्क का भाग होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो काम है वो संतुलन का काम नहीं होता है। जो पर मस्तिष्क होता है, इस पर मस्तिष्क का काम क्या होता है, एक तो पर मस्तिष्क, ये अपने पास में जो अगर मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क का क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, अगर मस्तिष्क होता है। एक इसका काम क्या होता है, इसका मेन जो काम होता है वो अपने पास में बुद्धि का, पर मस्तिष्क का अपन ने वहां देखा था कि इसका मेन काम क्या होता है, बुद्धि, स्मृति, जो यादाश्त वगैरह होता है, बुद्धिमत्ता होती है, जो यादाश्त है समझने की, भावनाओं की, उनकी जो क्रियाएं होती है वो इसके द्वारा होती है, नियंत्रित की जाती है। इच्छा शक्ति वगैरह जो होती है वो इसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, ना कि संतुलन की क्रिया। अगर जो मस्तिष्क होता है वो अपने पास में मेडुला जो ओब्लांगेटा होता है वो अगर मस्तिष्क का भाग नहीं होता। मेडुला जो ओब्लांगेटा है ये अगर मस्तिष्क का नहीं होता है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। और ये काम क्या करता है, अभी अपन ने देखा था, ये काम करता है जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे कि हृदय की धड़कन हो गई, श्वसन दर हो गई, उनको अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। अपने पास में दिया हुआ हाइपोथैलस। तो हाइपोथैलस जो अपने पास में होगा, ये हाइपोथैलस जो है वो किसका भाग होता है अपने पास में, ये अग्र मस्तिष्क का होता है, ना कि पश्चिम मस्तिष्क का होगा। हाइपोथैलस थैलेमस जो होता है वो किसका भाग होता है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग नहीं होता है। ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है जो तापमान है, शरीर का जो तापमान होता है, भूख होती है, प्यास होती है, उसके ऊपर नियंत्रित करना। तापमान, भूख, प्यास, नींद जैसी जो क्रियाएं होती है, भावात्मक जो क्रियाएं होती है, उनको नियंत्रित करने का ये काम करता है। संतुलन का काम ये नहीं करता, लेकिन अनुमस्तिष्क जो होता है वो संतुलन का काम करता है। फुलरीन में कार्बन की संक्रियता अवस्था क्या होती है, तो फुलरीन में कार्बन का संकरण होता है, sp2 होता है। ग्रेफाइट के अंदर भी यही होता है, फुलरीन के अंदर भी यही होता है। ग्रेफाइट में भी क्या होता है, sp2 होता है। जबकि जो अपने पास में कार्बन का अपरूप होता है हीरा, उसमें क्या संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रही है। यहाँ पे वेग क्या है, नियत है। घर्षण भी क्या है अपने पास में, घर्षण रहित है, किसी प्रकार का कोई भी घर्षण नहीं है। तो जब किसी प्रकार कोई भी घर्षण नहीं लग रहा है तो कौन सा यहाँ पे नियम लगेगा, या न्यूटन का प्रथम लॉ लगेगा। न्यूटन प्रथम नियम
जिसको अपन क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु के ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता तो वो वस्तु विराम अवस्था में रहती है, मतलब एक समान से गति करती है। उसके अंदर अपने पास में जब तक कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया जाता तब तक वस्तु जो होती है वो एक समान व्यवस्था के अंदर बनी हुई रहती है, विश्राम अवस्था में बनी हुई रहती है। तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ घर्षण रहित दिया हुआ है और वेग भी नियंत्रित है। इसका मतलब यहाँ पे अपने पास में किसी भी प्रकार का कोई भी जो है वो अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वस्तु किस प्रकार की है, वेग उसका नियंत्रित है, नियत है, घर्षण रहित है। तो यहाँ पे वस्तु जो है वो एक प्रकार की विश्राम अवस्था में है। जो विश्राम अवस्था में होगी तो इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी बल की आवश्यकता नहीं होगी, तो बल कितना होगा यहाँ पे 0 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रक्त वाहिकाओं के संकुचन और प्रसार का कारण क्या होता है? तो रक्त वाहिकाओं का जो संकुचन और प्रसार होता है ये कौन करता है? तो संकुचन और प्रसार करने का काम करती है चिकनी जो पेशियां होती है, चिकनी पेशियां, इनको अपन क्या बोलते हैं, चिकनी पेशियों को अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये कैसे होती है? अनैच्छिक पेशियां होती है, अनैच्छिक पेशियां होती है। और ये काम क्या करती है? रक्त वाहिकाओं, आमाशय और आंत जैसे जो आंतरिक खोखली संरचनाएं होती है उनको, उनकी इन दीवारों में ये पाई जाती है और उनको संकुचन का ये काम करती है। कंकाल पेशियां, तो कंकाल पेशियों को अपन ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। कंकाल पेशियों को क्या कहा जाता है? ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है, ऐच्छिक पेशियां। और ये किस प्रकार की, ये क्या काम करते हैं? ये जो अपने पास में हड्डियां वगैरह होती है, जो अपने पास में हड्डियां होती है उनको जोड़ने का काम करती है, और हड्डियों से ये जुड़ी हुई होती है और उनकी अपने पास में एक प्रकार से अपन कह सकते हैं शारीरिक जो क्रियाएं होती है, शारीरिक जो गति होती है उस पर ये क्या करती है, शारीरिक गति करने में ये क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। रेखित जो पेशियां होती है अपने पास में, रेखित पेशियों को क्या बोलते हैं? कंकाल। रेखित जो पेशियां हैं वो भी एक प्रकार की क्या होती है अपने पास में, रेखित पेशियों को क्या बोला जाता है? इनको कंकाल पेशियां भी कहते हैं। तो कंकाल पेशियां, रेखित पेशियां एक ही प्रकार की बात है, इन दोनों की बात एक ही है। और ये क्या होती है? कार्डिक पेशियां। तो कार्डिक पेशियां क्या होती है? ये केवल अपने पास में हृदय की जो दीवार होती है उस पर पाई जाती है, हृदय की दीवारों पर पाई जाती है। ठीक है, तो जो चिकनी पेशियां होती है वो क्या काम करती है? वो अपने पास में रक्त वाहिकाओं के संकुचन और प्रसार का काम करती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। बाह्य स्थानीय जैव विविधता संरक्षण में संबंधित है। तो बाह्य स्थानीय जैव विविधता का मतलब होता है जैव विविधता का जो संरक्षण कर रहे हैं वो किसी बाह्य स्थान पर किया जा रहा है। तो बाह्य स्थान पर करने का मतलब अपने पास में क्या हो गया? देखो, फर्स्ट है उत्तक संवर्धन प्रवर्धन। तो उत्तक संवर्धन जो प्रवर्धन किया जाता है ये कहाँ किया जाता है? ये प्रयोगशाला में पौधों में को उगाना क्या कहलाता है? प्रयोगशाला में पौधों को उगाना, प्रयोगशाला में पौधों को जो उगाना है वो क्या कहलाता है? पौधों को उगाना उत्तक संवर्धन प्रवर्धन कहलाता है। तो ये एक प्रकार से क्या किया जा रहा है? ये अपने पास में बाह्य प्राकृतिक किसी स्थान से अपने पास में कृत्रिम रूप से या मानव के द्वारा जो निर्मित स्थान है वहां पे किया जा रहा है। बाह्य स्थान का मतलब होता है जो प्राकृतिक स्थान है उसको छोड़कर किसी अन्य स्थान के ऊपर जैव विविधता का संरक्षण करना। सेकंड क्या दिया हुआ अपने को? संकटापन्न जो प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित करना। तो संकटापन्न जो प्रजातियां होती है उनको उनके प्राकृतिक आवास में जो है वो सुरक्षित करना क्या कहलाता है अपने पास में? बाह्य स्थान नहीं कहलाता है, इसको बोलते हैं सव स्थानीय। इसको क्या बोलते हैं? सव स्थानीय। सव स्थानीय का मतलब क्या हो गया अपने पास में? इन सिटो। तो ये अपने पास में बाह्य स्थानीय का एग्जाम्पल नहीं है, फर्स्ट है। सेकंड की बात, थर्ड की बात करते हैं इन विट्रो निषेचन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है अपने पास में? शरीर से बाहर जो कृत्रिम अपने पास में निषेचन, परिवेश में निषेचन होता है, शरीर से बाहर, शरीर से बाहर जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होगा उसको बोलते हैं। तो ये भी अपने पास में बाह्य होता है। और युग्मकों का निम्न ताप प्रशिक्षण, तो जो अपने पास में बहुत कम ताप पर युग्मकों को रखना, ये भी एक प्रकार का क्या होता है? बाह्य स्थानीय होता है, ना कि अंत्य स्थानीय। तो इनमें से कौन सा जो है वो बाह्य स्थानीय है? तो ए है, सी है और डी है। ए सी डी ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। जो सेकंड है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है, वो सब स्थानीय का एग्जाम्पल होता है।
इनमें से कौन सा कंपाउंड है? तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जो दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर अपने पास में जब निश्चित मात्रा के अंदर दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व एक निश्चित मात्रा के अंदर जब संयोजित होते हैं तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं यौगिक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अंदर एक ही प्रकार के पदार्थ है, इसके अंदर भी एक ही प्रकार के पदार्थ है, तो इसके अंदर अपने पास में एक ही प्रकार के पदार्थ है। तो जब दो या दो से अधिक प्रकार के जो तत्व होते हैं वो आपस में निश्चित अमाउंट के अंदर संयोजित होते हैं तो उसको बोलते हैं यौगिक। किसी वस्तु का संवेग क्या कहलाता है? तो संवेग बराबर अपने पास में क्या होता है? मास अपने पास द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो द्रव्यमान इंटू वेग क्या कहलाता है? अपने पास में संवेग कहलाता है। और बल बटा क्षेत्रफल क्या होगा अपने पास में? बल बटा क्षेत्रफल किसको कहते हैं? बल बटा क्षेत्रफल दाब होता है, ना कि संवेग होता है। तो और दाब इंटू क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दाब इंटू क्षेत्रफल। तो दाब इंटू क्षेत्रफल देखो बल दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो दाब इंटू क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बल हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ना कि संवेग। सिरका क्या होता है? तो सिरका 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इनमें से कौन से यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होगा? तो जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका होगा? एसिटिक अम्ल का होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे प्रबल होगी। ओजोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही गलत है? तो ओजोन जो होती है वो अपने पास में सौर मंडल में खराब ओजोन उपस्थित होती है, क्योंकि सौर मंडल में ओजोन क्या करती है? वायु प्रदूषण करती है। ये क्या होती है अपने पास में? हरित गैस होती है। ये कैसी होती है? ग्रीन हाउस गैस होती है किसके अंदर? सौर मंडल के अंदर। तो ये क्या करती है अपने पास में? ये सौर मंडल के अंदर करती है अपने पास में वायु प्रदूषण करती है, वायु प्रदूषण। तो इसलिए इस ओजोन को बोलते हैं खराब ओजोन। तो बिल्कुल सही है। समताप मंडल में जो ओजोन होती है वो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है। ये समताप मंडल में क्या करती है अपने की? समताप मंडल के अंदर ये यूवी जो विकिरण होती है उनसे क्या करती है? रक्षा करती है। तो इसलिए समताप मंडल में अपने पास में जो ओजोन होती है वो अच्छी ओजोन होती है, ना कि बुरी ओजोन होती है। और हरित गृह प्रभाव कहाँ होता है? सौर मंडल में होता है, ना कि समताप मंडल में होता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वायुमंडल में जो ओजोन होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा नष्ट होती है। तो बिल्कुल सही है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, जो सीएफसी होता है, वो मेन ओजोन के से का जो मेन कारक होते हैं। ओजोन जो छिद्र उत्पन्न हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता की वजह से ज्यादा हो रहा है। ओजोन पृथ्वी की सतह को सूर्य के हानिकारक यूवी विकिरणों से रक्षा प्रदान करती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो ओजोन परत होती है वो अपनी पृथ्वी की रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? यूवी जो विकिरण होती है उनसे रक्षा करती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये ओजोन के बारे में सही नहीं है। कार्बन के किस अणु में परमाणु फुटबॉल की आकृति का होता है? तो फुटबॉल की आकृति किसकी होती है? फुलरेन की होती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर होगा। हीरा की यदि अपनी बात की जाए तो चतुष्फल की आकृति होती है, टेट्राहेड्रल आकृति होती है। और अपने पास में ग्रेफाइट की आकृति किस प्रकार की होती है? परतदार होती है, परतदार। और ग्रेफिन जो होते हैं वो किस प्रकार की होती है? शीट के समान होती है। 20 ग्राम द्रव्यमान के एक बुलेट को 2 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड से 37 दागा जाता है। तो पिस्तौल का प्रक्षिप्त वेग क्या होगा? पीछे हटने वाला वेग क्या होगा? तो यहाँ पे अपने पास में क्या कर रहे हैं? बुलेट का जो अपने पास में द्रव्यमान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है अपने को M1 20 ग्राम दिया हुआ है। और 2 किलोग्राम पिस्तौल, तो पिस्तौल का अपने पास में द्रव्यमान दिया हुआ है M2। ये किलोग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा 0.02 किलोग्राम। और वेग कितना दिया हुआ है अपने को? वेग दिया हुआ है अपने को V1 दिया हुआ है 150 मीटर प्रति सेकेंड। अब अपने को क्या निकालना है? पिस्तौल का प्रक्षिप्त वेग V2 अपने को निकालना है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अपने पास में जो संवेग होता है वो क्या होता है? लगने वाला जो संवेग होता है वो क्या होगा? बराबर होगा इसको दागने से पहले का वेग और इसको दागने के बाद का वेग, दोनों संवेग क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कुल मिला के अपने पास में क्या होगा? M1 अपन कह सकते हैं संवेग P1 इक्वल टू होगा P2। तो M1 V1 बराबर क्या होगा? M2 V2।
और M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बराबर तो होता है, लेकिन दोनों की दिशा क्या होती है, एक दूसरे की विपरीत दिशा होती है, एक दूसरे के दोनों की क्या होगी, विपरीत होगी। तो कुल मिला के दोनों का अपने पास में जो संवेग है, कुल मिला के संवेग में परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे अपन मान रखते हैं M1 का मान कितना है, 0.02, V1 कितना है 150 मीटर प्रति सेकेंड, प्लस M2 कितना है 2 किलोग्राम, इंटू V2 अपने को निकालना है बराबर 0। तो ये कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास में हो गया 3, और ये हो गया 2V2 बराबर 0, और 2V2 बराबर कितना हो गया अपने पास में -3, और V2 बराबर क्या हो गया अपने पास में -3/2 बराबर -1.5 मीटर प्रति सेकेंड। देखो माइनस का मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के विपरीत वर्क कर रहे हैं, तो पीछे हटने का जो वेग होगा वो कितना होगा, -1.5 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। 1 किलोवाट घंटा का जूल में मान क्या होगा, तो जूल में अपने मान किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। देखो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 1 किलो वोट दिया हुआ, तो 1 किलो वोट के अंदर कितने वोट होंगे, 1000 वोट होंगे, और 1000 वोट का मतलब क्या होता है अपने पास में, 1 वोट का मतलब होता है, 1 वोट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। इसका मतलब अपन 1 किलो वोट का मतलब क्या हो गया, 1000 जूल प्रति सेकेंड, 1000 जूल प्रति सेकेंड। और अपने को घंटा दिया हुआ है, तो 1 घंटे के अंदर कितना अपने पास में सेकेंड होगा, 3600 सेकेंड होंगे 1 घंटे में, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो 1 किलो वोट घंटा का मतलब क्या हो गया अपने पास में, 1000 जूल प्रति सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड बराबर ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संमक करता है, मतलब कि इनिबिटर का काम करता है, क्या करता है, रोधक काम करता है। पादप वृद्धि हार्मोन रोधक का काम करता है, तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बाकी ये जो तीनों हार्मोन्स होता है ये कैसे होता है, पादप वर्धिक हार्मोन होते हैं, इनको बोलते हैं पादप वृद्धि हार्मोन। ये पादपों की वृद्धि करने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। वर्कीय नली और लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है, तो ये अपने पास में करता है घनाकार एपिथेलियम जो ऊतक होता है वो वर्कीय जो नली और लार ग्रंथि होती है उसके स्तर का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। जो स्तंभाकार एपिथेलियम होती है ये अपने पास में निर्माण करते हैं पेट, जो अपने पेट होता है, पेट और जो आंतों का स्तर होता है, पेट और जो आंतों का स्तर है उनका क्या करती है, निर्माण करती है। इसी प्रकार जो अपने पास में सल्की एपिथेलियम होता है ये अपने पास में करती है जो रक्त वाहिकाएं होती है, रक्त वाहिकाओं एंड जो फेफड़ों की अपने पास में कुपिकाएं होती है, फेफड़ों की कुपिकाओं में पाया जाता है और उनकी स्तर का निर्माण करता है, ये कुपिकाओं में पाया जाता है, कुपिकाओं में पाया जाता है, और ये काम करता है पदार्थों का प्रसारण का काम करता है, पदार्थों का प्रसारण का काम करता है। और जो स्तरीय एपिथेलियम होता है ये क्या काम करता है, जो त्वचा की जैसे कि अपने पास में जगह होती है उनके जो कटने या फटने की जो बचाव से सुरक्षा प्रदान करता है, ये क्या करता है, त्वचा पर पाया जाता है, जो स्किन होती है उस स्किन के ऊपर पाया जाता है, और ये क्या काम करता है अपने पास में, कटने या फटने से रोकने का काम करता है, कटने या
फटने से बचाव करता है। संस्कृत डिपार्टमेंट का है, 2022 का क्वेश्चन है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण क्या कहलाता है? तो वनस्पति जो तेल होता है, इनका जब अपन हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? निकल धातु की उपस्थिति में, तो ये अपने पास में बनाते हैं, घी बनाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दो पदार्थ जुड़ रहे हैं, एक पदार्थ बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं संकलन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। इसको किस प्रकार की रिएक्शन होती है? ये संयोजन अभिक्रिया होती है। जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर धकेलती है, तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा है? तो यह न्यूटन का तृतीय नियम लग रहा है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कोई क्रिया हो रही है तो उसके विपरीत अपने पास में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो नाविक का आगे की ओर जाना, नाव का पीछे की ओर जाना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। न्यूटन का प्रथम नियम किसको कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। और ये क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे कि अपने कोई बस है तो बस में अचानक से जैसे ब्रेक लगाते हैं तो यात्रियों का पीछे की ओर झुकना। और न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है ये क्या कहलाता है? ये अपने पास में नियम कहलाता है बल और संवेग का नियम कहलाता है। इसको बोलते हैं बल एंड संवेग का नियम कहते हैं। ये नियम क्या कहता है अपने पास में? बल और संवेग का नियम कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसके लगाए गए जो संवेग में परिवर्तन की दर है जो डेल्टा पी है वो उसके द्वारा लगाए गए बल के समानुपाती होती है। और अपने पास में जो संवेग की दर होगी वो क्या होती है? बल के समानुपाती होती है। तो इसको संवेग और बल का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम को। जैसे कि क्रिकेट जो खिलाड़ी है तो क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद जो है वो लपकते समय हाथों को पीछे की ओर खींचना किसका एग्जाम्पल होता है? द्वितीय नियम का एग्जाम्पल होता है। और संवेग संरक्षण का नियम तो क्या कहता है कि संवेग जो होता है वो स्थिर होता है। संवेग जो है वो किस प्रकार का रहता है? स्थिर रहता है। मतलब कि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य कर रहा है। जब कार्य कितना हो? 0 हो, तो संवेग क्या रहता है? जो कुल संवेग होता है वो स्थिर होता है। कुल संवेग नियत या स्थिर होता है। संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है 2024 का। सबसे अधिक जो अपने पास में भार है वो किसका होगा? तो अपन भार निकाल के देख लेते हैं। भार किस प्रकार से निकालेंगे? मोलों की संख्या दी हुई है उसको गुणा कर देंगे उसके आणविक द्रव्यमान से। तो सुक्रोज का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? देखो अपने पास में कार्बन का कितना होता है? सुक्रोज का अपन निकालेंगे, एक कार्बन का होता है 12 होता है। कितने कार्बन है? 12 है, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1। कितना हाइड्रोजन है? 22 हाइड्रोजन है, तो इंटू 1 प्लस कितने ऑक्सीजन है? 11। एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसको जब अपन ऐड करेंगे तो ये आएगा 342। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 342 इंटू फर्स्ट के अंदर अपन क्या कर देंगे? 342 इंटू 0.2। तो ये अपने को प्राप्त हो जाएगा टोटल बार। कितना प्राप्त होगा इसका टोटल बार? इसका टोटल बार अपने को प्राप्त हो जाएगा 68.4 ग्राम। अपन लिखते हैं एन बराबर क्या लिखते हैं? एम अपॉन डब्ल्यू लिखते हैं, एम अपॉन एम लिखते हैं। तो एम बराबर क्या होगा? मोलों की संख्या इंटू उसका मोलर भार। तो एम बराबर कितना आया अपने पास में? यहाँ पे आया 68.4। सेकंड में देखते हैं CO2। तो CO2 का कितना बार आ जाएगा? कार्बन का हो गया 12, एक ऑक्सीजन का होता है अपने पास में 16। तो 16 इंटू 2 32। तो कितना आएगा? कार्बन का 44। तो ये हो गया 44 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया? 88 ग्राम। इसको M1 लिख देता है, इसको M2 लिख देते हैं। थर्ड के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का कितना हो जाएगा अपने पास में? कैल्शियम का हो जाएगा 40 प्लस कार्बन का कितना हो गया? 12। कैल्शियम कार्बोनेट इसका कितना हो गया अपने पास में? कार्बन का हो गया कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 16 इंटू 3, तो ये आ जाएगा अपने पास में 100। तो इसमें कितना हो जाएगा? 100 इंटू 2 इक्वल टू 200 M3। इसी प्रकार अपन निकालते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16। तो कितना हो गया? 18 ग्राम। तो ये हो गया अपने पास में H2 का 18 इंटू 10 बराबर कितना हो गया? 180 ग्राम।
तो सबसे ज्यादा कौन सा है बताओ भाई, यहाँ पे सबसे ज्यादा है अपने पास में M3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपको ऑर्डर पूछते तो सबसे ज्यादा कौन है, M3 है, फिर M4 है, फिर M2 है और फिर है M1। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, 200 ग्राम होगा। OH किसको प्रदर्शित करता है, तो OH क्रियात्मक समूह किसका होता है अपने पास में, एल्कोहल का होता है, एल्कोहल। ये किसका होता है, एल्कोहल का मतलब क्या हो गया अपने पास में, ब्यूटेनोल, ओल, क्या लिखते हैं, ओल। और ब्यूटेनोन का मतलब हो गया कीटोन, ब्यूटेनेल का मतलब हो गया अपने पास में एल्डिहाइड, और ब्यूटेनोइक अम्ल का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। बराबर और विपरीत होती है, लेकिन किसके ऊपर होती है, तो ये दो भिन्न वस्तुएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए अपने पास में, दो भिन्न वस्तुएं होनी चाहिए, दो भिन्न वस्तुएं होनी चाहिए, तभी अपने पास में वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। एक वस्तु पर कभी भी नहीं लगता है। जो न्यूटन का तृतीय नियम है वो दो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है, एक समान पिंड पर नहीं लगता। प्रत्येक पिंड में हमेशा समान परिणाम ये इसके ऊपर भी नहीं लगता। दो भिन्न पिंडों पर केवल तभी लगता है जब वो क्या करती है, परस्पर एक दूसरे से क्रिया करती है, ना कि टकराती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गई, जब अपने पास में वो परस्पर एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करती है तो लगता है। पादपों में वृद्धि संवहन का मतलब है पादप हार्मोन कौन सा है, तो पादप हार्मोन कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। बाकी जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये किस प्रकार के होते हैं, ये पादप हार्मोन्स होते हैं, ये पादप वर्धी हार्मोन्स होते हैं। इनमें से कौन सा प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में संबंधित नहीं है। तो लुप्त प्रजातियों का मतलब है जो प्रजाति क्या हो रही है, लुप्त हो रही है, अपने पास में धीरे धीरे समाप्त हो रही है, तो ये इसकी श्रेणी में आता है। सुभेद प्रजातियों का मतलब क्या होता है अपने पास में, कि सुभेद प्रजातियों का मतलब है कि इस प्रकार की प्रजातियां जिनकी संख्या में क्या हो रही है, लगातार तेजी से गिरावट आ रही है, जिनकी तेजी से गिरावट आ रही है, और अगर उनकी संख्या पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो तुरंत ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दुर्लभ प्रजातियों को पहले जो संकटग्रस्त प्रजातियां थी उन्हीं को दुर्लभ प्रजातियां कहा जाता था, जो बहुत मुश्किल से मिलती थी, तो ये भी इसमें श्रेणी में आता है। लेकिन विलुप्त का मतलब होता है जो समाप्त हो गई, विलुप्त का मतलब है जो समाप्त हो गई। जब समाप्त हो गई तो उनको अपन किसी भी श्रेणी में नहीं रखेंगे, वो तो समाप्त हो चुकी है, उनका क्या संरक्षण करेंगे, तो इसलिए विलुप्त प्रजातियों को जो है वो इस श्रेणी के अंदर नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। तो ये थे अपने पास में जनरल साइंस से रिलेटेड आरपीसी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।